हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन अगेन। और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे हैं। हम बेसिकली स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस को देख रहे हैं। व्यूअर्स, लास्ट क्लास में देखा था कि स्टोरी और सिचुएशन में क्या फ़र्क होता है और हमने स्टोरी की एक डेफिनेशन ड्राइव की थी। तो व्यूअर्स, उसी को हम आज आगे लेकर चलेंगे और उस डेफिनेशन को कंप्लीट करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो जो हम स्टोरी की डेफिनेशन थी वो थी कि स्टोरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्ले ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लॉट दैट इज अ मेटाफर फॉर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस लीडिंग टू अ चेंज। तो व्यूअर्स, हम इस डेफिनेशन पर थे और हमने इसको काफ़ी थोड़ा सा डीपली देख लिया था, लेकिन फिर हमने कहा था कि ये तो ठीक है कि जो स्टोरी होगी वो बेसिकली प्लॉट और करैक्टर के कम्बिनेशन से जो मेटाफर निकलेगा, जिसमें बेसिकली हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। और हमने देखा था कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में वो क्या सिनर्जेटिक इफेक्ट्स आते हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाई इंटरप्ले ऑफ प्लॉट एंड करैक्टर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि डेफिनेशन तो हमने कह दी, मेटाफर का जिक्र भी हमने कर दिया, लेकिन ये इस इंटरप्ले ऑफ प्लॉट एंड करैक्टर से जो मेटाफर निकल रहा है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, जिससे वो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या हमारा जो मेन करैक्टर वो चेंज होता है, वो इंटरप्ले ऑफ प्लॉट एंड करैक्टर से क्या मुराद है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरी की डेफिनेशन को हम, इसका मतलब है कि थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहे हैं कंप्लीट होने में, कि जब तक हमें प्लॉट और करैक्टर के बारे में हम पूरी तरह इसको नहीं जान पाते। फिर स्टोरी और सिचुएशन में जब हमने फ़र्क लेना है और तो फिर हमें इंटरप्ले ऑफ प्लॉट एंड करैक्टर के बारे में वो ज़रूर हमें पता होना चाहिए। तो उसका अब हम क्या करें? तो व्यूअर्स, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं या एक फार्मूला बनाते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्लॉट इज इक्वल टू करैक्टर इज इक्वल टू स्टोरी। ये जो एक फार्मूला है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली ये इंटरेस्टिंग है कि इसलिए कि हमने लिख दिया प्लॉट इज इक्वल टू करैक्टर इज इक्वल टू स्टोरी, जबकि शायद होना ये चाहिए था कि प्लॉट इन एडिशन टू करैक्टर इज इक्वल टू स्टोरी। लेकिन इसको हम एडिशन में नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं कि प्लॉट करैक्टर के बराबर ही है, लेकिन डेफिनेटली ये फंक्शन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, यानी कि एग्जैक्टली यानी कि ये प्लॉट और करैक्टर जो है वो बराबर किस लिहाज से है कि बाय देयर वेट्स, बाय देयर फंक्शंस इन द स्टोरी। तो बाय देयर फंक्शंस करैक्टर का और प्लॉट का बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं, फिर मिलकर एक स्टोरी के बराबर आते हैं। अब ये देखना, करैक्टर इन एक्शन इज अ प्लॉट, ठीक है ना। और फिर करैक्टर अगर 3 डायमेंशनल है तो इट शुड मेक अ प्लॉट। तो बेसिकली ये फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये आइडेंटिकल नहीं है, प्लॉट और करैक्टर दे आर नॉट आइडेंटिकल, बट दे आर इक्वल इन द सेंस ऑफ देयर फंक्शंस और देयर वेटेज इन अ स्टोरी। तो इट मीन्स के ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, दे आर इंटरडिपेंडेंट इस तरीके से। विदाउट अ करैक्टर देर इज़ नो प्लॉट। यहाँ हम प्लॉट को नहीं समझ पाए। आप देखें ना, आप एक सपोज एक स्टोरी लाइन लिखते हैं और उस पर आप एक प्लॉट डेवलप करते हैं, तो उसमें ज़रा बात आपने करैक्टर्स डाले होंगे, करैक्टर्स डाल के आप फिर एक प्लॉट की सेंस लेंगे, अदरवाइज देर विल बी नो सेंस ऑफ दैट प्लॉट। सो इट मीन्स के प्लॉट ने इसके ऊपर डिपेंड किया, और करैक्टर अगर 3 डायमेंशनल है तो इट शुड मेक ए गुड प्लॉट। तो अब ये मेरी एक जो है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बना ली। सो वी से के प्लॉट एंड करैक्टर बोथ इंटरडिपेंडेंट। इट मीन्स कि व्यूअर्स कि हम स्टोरी की जो बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ए लीनियर इवेंट फंक्शन है जिसका एक बिगिनिंग है, एक मिडल है और एक एंड है। नो, वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग, हम क्या बता रहे हैं, हम बेसिकली बता रहे हैं कि इन दोनों के इंटरप्ले से जो मेटाफर बाहर आता है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का वो जो एक इमोशनल इम्पैक्ट हमारे सामने आता है, या उनके इंटरेक्शन से जो हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस का पता चलता है, वो बेसिकली वो एक स्टोरी होती है।
अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई एक या नावल लिख रहे हैं या ऐसी कोई फिल्म लिख रहे हैं कि जो कि एक सिचुएशन है, सिचुएशन में डेफिनेटली ये चीज़ शायद होल्ड नहीं करती, बिकॉज दे आर सिचुएशन। हम स्टोरी की बात कर रहे हैं और स्टोरी को ही एम्फसाइज कर रहे हैं। मीन्स व्हाट कि जब हमने ह्यूमन कंडीशन को उस मेटाफर से ह्यूमन कंडीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल बात है। ह्यूमन कंडीशन की बात हो रही है, ह्यूमन कंडीशन की बात है जहाँ पर, तो दैट विल बी ए स्टोरी, इट विल बी ए स्टोरी। ये सिचुएशन नहीं होगी। सिचुएशन में मैंने आपको पहले बताया था क्या है कि आप बेसिकली सिचुएशन में अपने कैरेक्टर को डाल देते हैं कि भाई तुम अब इसमें से सर्वाइव करके मुझे दिखाओ। दैट इज़ नॉट ए स्टोरी। हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये ना समझे कि उसमें वो ज़ख्मी हो रहा है या मिसाल के तौर पर उसका हाथ कट गया है तो हम कहेंगे ये कि ह्यूमन कंडीशन निकल आई उसमें से। नो वे, मतलब कि वो पार्ट ऑफ द कंडीशन तो हो सकता है लेकिन एक मेटाफर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये आपको समझना, ये बड़ा हार्ड है। यानी कि अगर आप कोई फिल्म देखते हैं और आप ये सोचें कि ये मैंने अब डिफ्रेंशिएट करना है कि ये सिचुएशन है कि एक स्टोरी है, तो ये बड़ा हार्ड पार्ट है इसको समझना। लेकिन यह है कि कुछ फिल्म आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएंगी ये सिचुएशंस हैं, उसमें आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। लेकिन यानी ऐसी फिल्म्स के जिसमें हम देखते हैं कि ख़ासतौर पर वन लोकेशन फिल्म आपने देखी होगी, कमरे में लोग बंद है, बाहर जो है एक मॉन्स्टर है या किलर है या वायरस आ गया है या कुछ भी, तो वो बेसिकली क्या है कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से हमने करेक्टर को, करेक्टर ने खुद चॉइस नहीं की उस सिचुएशन में, दे आर इन दैट सिचुएशन। तो ये चीज़ को आपने देखना, लेकिन दैट इज़ द हार्ड पार्ट। हम उसी को ही देखना चाह रहे हैं कि किस तरह हम डिफ्रेंशिएट फिर कर पाएंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये है कि प्लॉट और करैक्टर का जो इंटरप्ले होगा उससे ह्यूमन कंडीशन का एक मेटाफर बाहर आएगा, एक यानी कि एक कंडीशन सामने आएगी, ह्यूमन कंडीशन सामने आएगी जो कि बताएगी कि ये स्टोरी है। इस डेफिनेशन से या इस फार्मूले से या इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लग रहा है कि प्लॉट और करैक्टर ये विजुअली अब हमें दिखाई देंगे ना, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपस में मिले हुए हैं। ये सेपरेट होकर आप इनको नहीं देख सकते, आप सेपरेट होकर इन्हें नहीं देख सकते और वो एक स्टोरी को जन्म देंगे, एक स्टोरी बॉर्न होगी उसमें। तो ये होता है मेरा ये इस एक्सप्रेशन को। अब ये देखना है कि अब ये दो, अब ये इंटरप्ले की समझ में आ गई ना, व्हाट इज प्लॉट एंड करैक्टर, यानी कि इसको अब अलग से हमें देखना पड़ेगा ना। हम इधर से चले, हमने इंटरप्ले को देख लिया, हमने कहा कि ह्यूमन कंडीशन का एक मेटाफर बाहर आता है, या ह्यूमन कंडीशन हमारे सामने आती है, तो हमने उसको देखना है कि वो ह्यूमन कंडीशन किस वजह से बात आ रही है, कि ये इन दोनों के इंटरप्ले से आती है। इन दोनों के इंटरप्ले को हमने ये कहा कि दे आर नॉट इनसेपरेबल, आप दोनों को अलग करके नहीं कह सकते, ये बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो फिर अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है एक स्टोरी को जन्म देने के लिए, एक स्टोरी को पैदा करने के लिए, तो फिर हमें प्लॉट और करैक्टर को अलग से देखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं करैक्टर। करेक्टर इज अगेन इज अ कंबाइंड इफेक्ट, पर्सनल मोटिवेशन। देखिए कोई भी जब करेक्टर होता है, आप अपनी ज़िंदगी में भी मिसाल लें, अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो आपकी कोई ना कोई पर्सनल मोटिवेशन होती है, ठीक है ना। इवन आप जो रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, जो आप रोज़ाना काम कर रहे होते हैं कि मैंने मार्केट जाना है, मैंने ये ख़रीदना है, उसके बाद मैंने जो है स्क्वाश खेलने जानी है, तो आप बेसिकली अपनी मोटिवेशन, आप अपनी मोटिवेशन का इजहार कर रहे होते हैं, आप अपनी मोटिवेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उस काम को अपनी मोटिवेशन की वजह से कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि करेक्टर इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पर्सनल मोटिवेशन। ये जो कंबाइंड इफेक्ट है जो पर्सनल मोटिवेशन का, ये क्या करेगी, दैट रिजल्ट्स इन, आप कह सकते हैं कि कैजुअल आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बनेंगे, वो एक्शंस लेगा दैट रिजल्ट्स इन इमोशनल चेंज। तो बेसिकली अब हम करेक्टर की जब डेफिनेशन पे पहुँचे, हमने देखा कि कैरेक्टर के इटसेल्फ एक मोटिवेशनल, जो उसके पर्सनल मोटिवेशन होती है, उसके कंबाइंड इफेक्ट से जो रिज़ल्ट सामने आता है, वो बेसिकली वो रिज़ल्ट कह लेंगे, वो जनरेट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, यानी वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस उससे पैदा हो रहे हैं ना, उस मोटिवेशन से। यानी कि मैंने अगर जिम में जाना है स्क्वाश खेलने, तो एक बेसिकली एक्शन होगा, उससे मैं गाड़ी में बैठूँ, गाड़ी में बैठ के पहले मार्केट जाऊँ, मार्केट के बाद मैं स्क्वाश, तो एक इवेंट्स का जो है बेसिकली सीक्वेंस शुरू होता है। उसको हम इसलिए कैजुअल कह रहे हैं कि उस मोटिवेशन की वजह से बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस आ सकते हैं। उसने वो एक्शन लिया अपनी उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए, और उस सीक्वेंस ऑफ एक्शन की वजह से एक इमोशनल चेंज आता है, डेफिनेटली। मिसाल में अगर वो स्क्वाश खेलता है, मैं एक बड़ी मतलब
आम सी मिसाल है, वो अगर स्क्वाश खेल के बाहर आता है, फील बड़ा रिलैक्स करता है, तो उसको लगता है मैं बहुत रिलैक्स हूँ, तो वो भी एक इमोशनल चेंज है। हो सकता है कि सुबह वो डिप्रेस हो, अपनी वाइफ से झगड़ा हो, और उसके बाद जब स्क्वाश खेल के आए तो देयर इज़ एन इमोशनल चेंज। तो इट मीन्स कि उसके सीक्वेंस ऑफ एक्शन से देयर विल ऑलवेज ए इमोशनल चेंज। तो करैक्टर जो है, इस लिहाज से हम बेसिकली करैक्टर्स को बाद में अलग पढ़ेंगे, और इस वक्त यहाँ पर जबकि हम प्रेमिस की डेवलपमेंट का जिक्र सारा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा बताना है कि करैक्टर जो है वो क्या है, उसका प्रेमिस में क्या काम है। चूँकि इसका जिक्र अब आ रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है, और हम बग़ैर करैक्टर और प्लॉट के कोई स्टोरी नहीं होती, बग़ैर प्लॉट के कोई स्टोरी नहीं होगी, बग़ैर करैक्टर के कोई स्टोरी नहीं होगी, ये इंटरडिपेंड कर रहे होंगे। और हमने कहा कि करैक्टर खुद क्या है, करैक्टर खुद अपनी पर्सनल मोटिवेशन की वजह से वो करैक्टर है, वो अपनी पर्सनल मोटिवेशन की वजह से हम उसको एक करैक्टर कहते हैं, और उसकी वजह से वो कुछ एक्शन जनरेट करता है जिसके रिजल्ट में एक इमोशनल चेंज आती है। ये था हमारा करैक्टर। स्टोरी में बेसिकली करैक्टर ही स्टोरी को आगे लेकर चल रहे होते हैं, जिसको हम प्लॉट दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे होते हैं। आपने सीन्स लिखे, आपने कुछ सेट ऑफ पीसीस रखे, आपने कुछ स्टोरी को डिफ़ाइन करने के लिए बड़े ही ज़बरदस्त मोमेंट्स रखी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये कह सकते हैं कि आपने ऐसे लम्हात रखे हैं उसके अंदर कि जो कि बड़े मेमोरेबल हों, बड़े यादगार हों, और ऐसे सीक्वेंसेस लिखे कि जिसमें बेसिकली करैक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, कॉमेडिक ड्रामेटिक इंट्रैक्शंस कर सकता है। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि उन सीक्वेंसेस में जो कि आप बिल्ड कर रहे हैं, करैक्टर अपना बिट ऑफ बिजनेस करता जा रहा है। कुछ हम देखेंगे कि वो जो आपने वो जो सीक्वेंस लिखे हैं, आपने वो सीन्स लिखे हैं, उसमें करैक्टर जो है कुछ एक्शन रैंडमली करेगा, कुछ जो है बेसिकली वो कैजुअल ऐसे इवेंट्स होंगे कि जो कि इवेंट्स जनरेट कर देंगे। आपने एक इवेंट रखा, उसके अंदर प्लॉट ने जो है वो एक एक्शन कर लिया, जो कि ज़्यादातर सिचुएशंस में होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस मैंने आपको पहले पिछली भी क्लास में बताया था कि वो स्टोरीज़ का हिस्सा हो सकती हैं, बट दे आर नॉट देमसेल्फ स्टोरीज़, ठीक है ना। तो इसलिए तो कुछ तो इसका मतलब वो करैक्टर ने रैंडम एक्शंस किए, और कुछ एक्शंस वो करेगा जब हम उसको कोई इवेंट देंगे तो उसको हम कैजुअल इवेंट कह सकते हैं, और कुछ ऐसे भी वो एक्शंस करेगा जिसे राइटर करवाना चाहेगा। यानी कि राइटर चाहेगा यार ऐसा करते हैं कि इसको ना स्टोरी आगे चल पड़ी है तो ऐसा करते हैं, इसको हम इसकी बैंक रॉबरी डाल देते हैं, फन हो जाएगा। नो, दैट इज़ रॉन्ग। याद रखें कि करैक्टर ने वही काम करना है जो उसकी मोटिवेशन है, इसलिए कोई करैक्टर वो काम नहीं करेगा कि क्योंकि राइटर चाहता है कि वो ये काम करे, ये मुमकिन नहीं है। और ये अक्सर ही देखा गया कि राइटर कमालात दिखा रहे होते हैं कि यार मैं आउट ऑफ द वे कोई चीज़ इसकी शो कर दूं। भाई वाई? करैक्टर ने हमेशा वो काम करना है जो उसकी मोटिवेशन है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसकी मोटिवेशन के बगैर कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि जो कि सब अपना सर खुजलाते रहे, भाई इसने किया क्या करैक्टर ने। याद रखेंगे स्टोरीज़ में, अच्छी स्टोरीज़ में कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन करैक्टर का रैंडम भी नहीं होता, सब प्लान्ड होता है। सब प्लान से मुराद इसलिए होता है कि राइटर को उस करैक्टर की मोटिवेशन का पता है। जब आपने उसको वो मोटिवेशन दे दी है, लेट हिम प्ले द वे। अब आप ये देखें ना, अब ये देखें जो एक्टर्स होते हैं जब वो कोई सीन करने लगते हैं तो वो अक्सर डायरेक्टर से पूछते हैं कि भाई मेरी मोटिवेशन क्या है इसके अंदर। क्यों वो पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने उस तरह के एक्सप्रेशंस देने हैं, और उसको मोटिवेशन के बगैर वो एक्टिंग नहीं कर सकते। करैक्टर की मोटिवेशन का वो पूछते हैं कि भाई मेरी मोटिवेशन क्या है, तो फिर उसके बाद वो एक्टिंग की पोजीशन में आते हैं। बड़ा एक जेन्युइन रीज़न है उनका। तो इसलिए एक कार चेज का सीन डाल दें कि यार ज़रा फन हो जाएगा मेरे। लोग कहेंगे देखो यार इसने कार चेज कितना आला लिखा है इसके अंदर। भाई क्या वो जो कार चेज़ है वो करैक्टर की मोटिवेशन में आता है कि नहीं, हमें देखना है। अब बहुत अच्छी फिल्मों में भी बस कार चेज़ डाल दी है, ये अच्छा लगे, लेकिन वो बेसिकली इतना अच्छा नहीं लग रहा हो। एज ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सीन तो आप कह सकते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, आप खुद बड़े मोटिवेटर से यार बड़ा ज़बरदस्त गाड़ियाँ टकरा रही हैं, वो छतों पर जा रहा है, आपको मज़ा आएगा। लेकिन होल स्टोरी पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता है हॉलीवुड में भी अक्सर हमने सुना है, जब लोग मतलब सुना क्या मतलब होता ऐसा ही है कि आप अपना स्क्रिप्ट लेकर गए हैं, और हो सकता है बॉलीवुड में भी होता हो, हॉलीवुड में भी अक्सर ये होता है, बॉलीवुड में भी अक्सर ये होता है।
आप लेके जाते हैं, आप अपनी स्टोरीज़ को दिखाते हैं और कहते हैं यार ज़बरदस्त, आपका करैक्टर बड़ा मज़ेदार है, आपकी ये बड़ी अच्छी स्टोरी बन रही है यार, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा करो कि इस करैक्टर को ना तुम ऐसा करो ज़ूम भी बना दो, फिर देखो कितना डिफरेंट। तो अब आप जो हैं उसकी शक्ल भी देखेंगे, अपने स्क्रिप्ट को भी देखेंगे कि यार मैंने 120 सफ़े लेकर गया हूँ, इसके अंदर एक स्टोरी है, इसके अंदर करैक्टर का मोटिवेशन है, ये करैक्टर मैंने उस तरह डाला है, लेकिन ये कह रहा है कि ज़ूम भी बना दो। तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैं ये कहूँगा वेलकम टू दी फिल्म बिजनेस। लेकिन अब देखना क्या है, अब वो आपकी चॉइस है कि आपने उस स्टोरी को एज इट इज़ रखना है, या आप पैसे के लिए, या आप अपने नाम के लिए आप कहते हो ओके यार इसको मैं ज़ूम भी कर देता हूँ। लेकिन जब तक आप प्रोड्यूसर के पास नहीं गए, डायरेक्टर के पास नहीं गई, आपके पास वो चीज़, वो प्रेमिस, वो स्टोरी आपके पास अपनी है, तो आप उसमें आप मज़ा लें, आप उस स्टोरी को वैसे बना, मतलब करैक्टर की जो मोटिवेशन के मुताबिक है, जो एक्शंस उसकी मोटिवेशन से निकलते आप वो बनाएं। जब वो किसी और के हाथ में चला गया है, लेट हिम डिसाइड। अगर आप में इतने गट्स हों तो आप रजिस्ट कर सकते, आप उनसे बहस कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़ोंबी नहीं बन सकता, इस फ्रेम में ये ज़ोंबी नहीं बन सकता, इस स्टोरी प्रेमिस में ये नहीं बन सकता। और इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आपको ये सारा कुछ पता होगा तो आप उसके साथ बहस कर सकेंगे, उसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकेंगे, ये क्यों ज़ोंबी नहीं बन सकता, उसके बजाय ये मेरा प्रेमिस जो है ना वो ये मुझे बता रहा है। आप अपने वो 4 पार्ट्स प्रेमिस के उसको खोल के सामने रख देंगे, तो अब आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं क्या इसमें ज़ोंबी फिट हो सकता है। वो उससे कुछ कहेंगे हो सकता है, बिकॉज दे डोंट नो, उन लोगों को भी नहीं पता कि ये क्या होता है, बस ये सब बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने एक दफ़ा एक प्रोड्यूसर से पूछा आप ऐसी फिल्म्स क्यों बनाते हैं कि जिनसे कोई ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं आता, कोई जो है नई बात हमारे सामने नहीं आती, आप ऐसा कोई एक्शन डाल के आप अरबों रुपया कमा लेते हैं। वो उनसे मुझे कहा कि भाई हम बिज़नेस करते हैं, स्टोरी सिखाने नहीं आए लोगों के, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पैसा हमें कमाना चाहिए, लेकिन ये वो शख्स कहे कि जो शायद पहली फ़िल्म बना रहा हो, जिसने 50 फिल्में बना ली हों, उसको तो चाहिए कि वो तो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करे कि जिससे एक वास्ट ऑडियंस जो है उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस मिले। ये चीज़ें हैं, आप इस दुनिया में हैं, आपको सब कुछ देखना है, करना है। और फेसबुक पे जब जिल कैम्बरलैन के इंटरव्यू पर यूट्यूब पर जब वो डिस्कशन कर रही थी, मैंने बताया था कि उस पर मैंने कमेंट्स लिखे, तो वहाँ पर जो एक शख्स था जो कि मुझसे उसकी काफ़ी बाद में भी यूट्यूब के कमेंट्स पर बात होती रही, वो ही वॉज़ वेरी इन फेवर ऑफ सिचुएशंस। वो कहता कि जब मैं एक सिचुएशन लिख सकता हूँ, बड़ी अच्छी सिचुएशन लिख सकता हूँ, तो क्या मसला है राइटर प्रोड्यूसर को, मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे क्यों नहीं लिखने देते लोग, वाई यू आर इंसिस्टिंग टू राइट स्टोरीज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपको क्यों इंसिस्ट करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ आप सिचुएशन लिखें, सिचुएशन ज़रूर लिखें, हॉलीवुड सिचुएशंस को बहुत पसंद करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सिचुएशन लिख रहे हैं, आप ये मत कहें कि मैंने एक स्टोरी लिखी है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। लेकिन मसला ये है कि राइटर समझते हैं कि वो एक स्टोरी लिख रहे हैं जबकि वो एक सिचुएशन होती है। तो ये मेरी उसे काफ़ी, फिर मैंने काफ़ी एग्जांपल से काफ़ी चीज़ों से उसको बताया भी। खैर ये एक अलग डिस्कशन है जो कि फिर अगली किसी क्लास में देख लेंगे। अभी हम करैक्टर्स को देख रहे हैं और हमने ये देखा कि करैक्टर कोई भी एक्शन रैंडम नहीं करता, वो अपने तमाम एक्शंस जो हैं वो बेसिकली क्या करेगा, अपनी मोटिवेशन के तहत ही करेगा। करैक्टर की इस डेफिनेशन पर आ गए कि वो उसने जो भी काम करना है अपनी मोटिवेशन पर करना है, तो वो फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो उसको राइटर कहेगा, कुछ अपनी मोटिवेशन की वजह से करेगा, और वो इसलिए करेगा कि वो एक ऐसा ही शख्स है। अहमद एक बैंक रॉबर है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ चैरिटी का बिजनेस करेगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोगों को जाके अपना ब्लड डोनेट करेगा? नहीं, वो लोगों से स्टील करता है चीज़ें। आप कहेंगे यार उसको मैंने एक ना रहम दिल भी दिखाना है, तो मैंने रहम दिल दिखाना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि चलो ये ना ब्लड डोनेट करने चला गया। दैट इज़ नॉट द वे टू पोर्ट्रेट अ करैक्टर। तो फिर व्यूअर्स, तो हम ऐसी कोई चीज़ मत डालें उसके अंदर के जो कि करैक्टर की मोटिवेशन पर ना उतरती हो। अगर आपने ऐसे कोई सीन्स डालने हैं, अगर आपने कोई ऐसे सीन्स डालने हैं तो उसके पीछे कोई उसकी मोटिवेशन होनी चाहिए, और वो जो मोटिवेशन है उसकी बेसिक जो उसकी मोटिवेशन है, द थीफ है, उसके साथ वो रिलेट करें। ठीक है ना। आपको एक जस्ट वो चैरिटी वर्क करना शुरू कर दे, ये नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपने कितने चोरों को देखा होगा जो बैंक रॉबर्स हैं कि वो चैरिटी का भी काम करते हो,
कर नहीं सकते। उन्हें डर होगा अगर हम चैरिटी का काम करेंगे हमारा नाम मशहूर होगा तो हम पकड़े जा सकते हैं, या और भी कई रीजंस है। वो वैसे भी वो चैरिटी का काम क्यों करेंगे, उसमें तो पैसे लगाने पड़ेंगे। अब कुछ ये शख्स कहेंगे यार बॉलीवुड की तो कई ऐसी फिल्में हैं जिसके अंदर जो गुंडे होते हैं वो पैसे चोरी करते हैं, वो ख़जाना चोरी करते हैं, वो गरीबों में आके बांट देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है, वो करेक्टर है, वो चोरी करता है चीज़ें और फिर लोगों में बांट देता है। उसकी मोटिवेशन बेसिकली चोरी करना नहीं, उसकी मोटिवेशन लोगों की खिदमत करना है। उसके लिए वो कोई भी ज़रिया इस्तेमाल कर सकता है जहाँ से उसको पैसे मिले, लिहाजा उसने ज़रिया इस्तेमाल किया कि वो बैंक रॉबरी करे, ठीक है ना। तो उसकी मोटिवेशन बैंक रॉबरी नहीं है। प्लीज़ व्यूअर्स, आप ये अपनी प्रेमिस लाइन को ज़रूर दें। ये ही वो टूल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं, उन 4 पार्ट्स को देखें। डोंट गो अवे फ्रॉम देयर। जिस तरह मैंने जिक्र कर दिया ना, आपके दिन में एकदम आया होगा, बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, हॉलीवुड में भी है, कि वो चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद गरीबों में पैसा बांट दें, लोगों में वो बढ़। तो बेसिकली उसकी मोटिवेशन बैंक लूटना नहीं है, उसकी मोटिवेशन लोगों के पैसे उड़ाना नहीं है, उसकी मोटिवेशन है गरीब लोगों की मदद करना। उसके लिए वो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बनाता है, उसके अंदर उसको पैसा हासिल करने के लिए बैंक लूटना पड़ा, पैसा हासिल करने के लिए किसी बिजनेसमैन को ठगना पड़ा है। अब यही बात है कि इसका मतलब है कि पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पर्सनल मोटिवेशन ओके। दूसरा है कि ये कैजुअल सीक्वेंस करता है, बिल्कुल कैजुअल सीक्वेंस, ये एक्शंस होंगे, इसलिए कैजुअल सीक्वेंस ऑफ एक्शन के मिसाल पर अगर अहमद जो है वो बैंक उसने अगर बैंक लूटना है, उसकी मोटिवेशन है कि उसने अमीर होना है, तो फिर उसको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि वो अपने ओल्ड जो गैंग है, राइवल गैंग है, उसके लीडर से वो रब्ता करता है। वो ये देखता है कि जो क्रू है बैंक का वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे वो ऑफ होते हैं, कितने बजे ड्यूटीज़ बदलती हैं, पैसे लेकर जो बैंक की गाड़ी आती है वो कितने बजे निकलती है। तो वो बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स कैजुअली कर रहा है। हो सकता है कि अपना जो ठिकाना है उसको बदल ले, कि कोई हो सकता है वो अपना ठिकाना बदल ले ताकि कोई भी जो है उसको ट्रेस ना कर सके, वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है। सो व्हाट ऑफ दीज आर द इवेंट्स, कैजुअल इवेंट, जो कि उसकी पर्सनल मोटिवेशन की वजह से वो कैजुअल इवेंट्स आ रहे हैं। देखिए कितनी आसान आपकी स्टोरी बनती जाएगी जब आपको इन सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगी। तो आपने वो कैजुअल सीक्वेंस किए, ये नहीं अब आपने इवेंट्स बनाने कि उसने अब चूँकि बैंक लूटना है तो वो क्या कि फलाम आइसक्रीम पार्लर जाके आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है। या आपने ऐसा सीक्वेंस बना दिया कि नहीं जी इसके बाद जो है उसने स्विमिंग पर ज़रूर जाना है। ये उसके कैजुअल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नहीं हैं एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने ये शो करना है कि वो मिसाल मूवी पे जाता है, या मिसाल तो वो आइसक्रीम खाना जाता है कि वो बोर हो रहा है, तो वो आपको उस पर ये इस्टेब्लिश करना है कि भाई जब वो एक ऐसा इवेंट करता है, बैंक लूटता है या कोई ऐसा, तो वो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो सपोज मूवी देखने चला जाता है। तो इट मीन्स कि फिर तो वो आप उसके अंदर उस एक्शन को, उस सीक्वेंस ऑफ एक्शन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं की तो लोग बड़े हैरान हो जाएंगे कि भाई ये बैंक लूट के आइसक्रीम क्यों खाने चला गया। देखें ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आज मैंने उसको आइसक्रीम खिलानी है, राइटर ने, तो बस वो पहुंच जाए आइसक्रीम खाने के लिए। उसने आपकी वजह से डायरेक्ट नहीं होना, आपने उसको जो बना दिया, आपने शुरू में उसको बना दिया है, अब वो वही करेगा जो उसकी मोटिवेशन है। यू आर नो वन टू डायरेक्ट हिम। अगर आप उसको डायरेक्ट करेंगे, फोर्स करेंगे, आपकी स्टोरी टूट जाएगी, आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। अगर तो आप ये गुंजाइश उसमें से निकाल देते हैं कि वो जब भी कोई एक बुरा काम करता है तो वो आइसक्रीम खाना जाता है, तो फिर तो वो सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे यार वो कोई क्रेज़ी काम करे, तो वो क्रेज़ी काम नहीं सेट आएगा स्टोरी के अंदर, कि क्योंकि आप कहेंगे नहीं यार इसको मैंने ये शो करना है कि उसके बाद वो उल्टी कलाबाजियाँ लगाना शुरू करता, तो ये नहीं होगा यार, इट विल नॉट वर्क। ऑडियंस भी परेशान हो जाएंगे, इसको क्या सूझी है, अभी ये बैंक लूट के आया और अभी आगे कलाबाजियाँ लगा रहा है, व्हाट डज़ इट मीन। तो ये बात नहीं है, हमें ये देखना है कि हमने किसी भी चीज़ को उसकी मोटिवेशन के बाहर रखना नहीं है। और एंड में कि देयर इज़ एन इमोशनल चेंज, और ये वही बात है कि जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, स्टोरी की डेफिनेशन भी आया है कि कैरेक्टर जो है वो फिर बाद में चेंज होगा। अगर वो चेंज ही नहीं होगा तो फिर वो क्या मकसद है। अगर बिगनिंग भी वही है, एंड भी वही है, तो क्या मकसद उस फिल्म को देखने का या उस कैरेक्टर की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करने का, हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों देखें ऐसे कैरेक्टर को। तो हम वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं, वो तो हमने देख लिया, बट ही मस्ट हैव सम इमोशनल चेंज। अगर वो बिगिनिंग में वही है, मिडल में भी वही है और एंड में भी वही है, ही इज़ ए नो कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमें
चेंज हमें देखनी चाहिए और चेंज एक हर बंदे में आती है। आप जब 20 साल के होते हैं तो आपकी कुछ मोटिवेशंस और होती हैं। सपोज़ आपके ज़हन में शायद हो कि मैंने एक पायलट बनना है, ठीक है, लेकिन जब आप 22 साल में आते हैं तो उसका जो है पायलट बनने का ख्वाब ख़त्म हो गया हो चूँकि क्यों कि अब आप ये समझ रहे हो कि नहीं यार पायलट बन के तो मुझे बड़ी कम तनख्वाह मिलेगी, सिर्फ मैं जहाज़ उड़ा लूँगा वो मेरा है, लेकिन मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। आप कहेंगे यार मैं बिज़नेस में आऊँगा। हो सकता है 28 साल की उम्र तक आप पहुँचे तो आप कोई जॉब कर रहे हो। तो इट मीन्स बेसिकली होता क्या है कि इंसान चेंज होता रहता है, उसकी इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। ये एक फितरी अमल है, ठीक है ना। तो ये हमें दिखाना है। और फिर उसके बाद हमारे पास प्लॉट आएगा और प्लॉट को हम डेफिनेटली अगले ही लेक्चर में देखेंगे। ये मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि दिस क्लासेस विल टेक मच टाइम, और अगर सपोज़ मैं इसी लेक्चर में या प्लॉट को पढ़ा दूँ तो फिर वो हमारी जो क्लास है 40-45 मिनट्स की यूट्यूब पर आएगी, जो कि मैं देखता हूँ कि शायद लोग ज़्यादा नहीं देखते, तो इसको हमें शॉर्ट भी रखना है। तो व्यूज़ मैंने ये भी किया है कि मैंने सब टाइटल्स भी अब कुछ शुरू किए हैं इंग्लिश बोलने वाले लोगों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए, ताकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे हम राइटर्स इस प्रोसेस को नहीं समझते। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लॉट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।